क्या ये मुआहदा होना हमारी कमजोरी की निशानी है या ये इसके ऊपर हमें जश्न मनाना चाहिए? तारीखी तौर पर सुनते आए हैं कि पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, हम इन कर्जों के साथ ज्यादा अरसा नहीं चल सकते। ये कहानियां तो हम बड़े बड़े अरसे से, दहाइयों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हर मर्तबा फिर बात आकर IMF के मुआहदे पर फंस जाती है। आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट का इजलास हुआ और उसमें मुबारकबाद दी अपनी टीम को इस मुआहदा जो IMF के साथ कंक्लूड हुआ। IMF के साथ पाकिस्तान की डील बेपनाह काविशों के बाद मंतकी इंजाम पर पहुंची। उसके लिए मैं अपनी काबीना के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, मुतल्लिका वजारतें हैं, उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई तमाम लोगों को कि IMF के साथ एक और कर्ज हमने उनसे ले लिया है और $3 अरब हम मजीद ले लेंगे। और उसके बाद यह भी बताया गया कि कैसे और कर्जे सऊदी अरब, UAE और चाइना से भी हमें मिल जाएंगे। रोल ओवर चाइना हमारा पहले ही कर चुका है। सो ये बड़ी मुबारक का और बड़ी खुशी का मकाम है पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमें एक कर्जा और मिल गया। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बयान जारी हुआ उसमें स्टॉक मार्केट पर मुबारकबाद दी गई। स्टॉक मार्केट जो कि गिरते गिरते 42,000 पॉइंट्स तक आ चुकी थी, 41-42,000 पॉइंट पर गिर चुकी थी, वो इस IMF डील की वजह से बाउंस बैक की, उसकी भी मुबारक हो। यानी वो गिरे तो पॉलिसीज की वजह से, लेकिन जब दोबारा खड़ी हो या उसके अंदर 2400 पॉइंट्स का इजाफा हो तो पारे पक्ष तमाम को, सबको मुबारकबाद। आज से हफ्ता पहले तक भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बात बार बार हो रही थी। पाकिस्तान के मीडिया पर अगर एक जुमला बार बार आता था वो ये था कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या बच जाएगा। आज जो बयान प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुआ उसका मतन यह है कि हमारी मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में माशी बहाली के आसार नुमायां होने शुरू हो गए। यानी IMF का प्रोग्राम हो गया, हमारी मईशत की बहाली के आसार नुमायां हो गए और यह बड़ी मेहनत से हुआ। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने माशी तरक्की, महंगाई में कमी और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से फिर दोबारा आगाज हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। यह आज का बयान है जो वजीर आजम हाउस की जानिब से जारी हुआ, जहां के हफ्ता पहले तक हमें बार बार यह बताया जा रहा था कि IMF की डील फंस गई है, अगर IMF न हुआ तो मारे जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमारी मुल्क की भी अजीब और गरीब एक साइकी और फिलॉसफी है। 20 साल सुनने के बावजूद हम ये सवाल नहीं पूछ रहे कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे हैं। आखिर 20-22 साल में या 30 साल में 18 IMF के प्रोग्राम्स लेने के बाद भी या 23 प्रोग्राम लेने के बाद भी हमें एक और प्रोग्राम क्यों चाहिए? क्यों आज ब्लूमबर्ग ये कहता है कि अगला प्रोग्राम भी IMF का हमें दोबारा चाहिए होगा? क्यों हमारी मईशत दोबारा बेहतर नहीं हुई? इसके भी बताता हूं कि शहबाज साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने इसका भी जवाब दिया है। आगे जरा उनकी बात आपको बताऊंगा। ऐसा लग रहा है इस डील के बाद कि जैसे हमारी हीरे की कान निकल आई है, हमारे मुल्क में तेल निकल आया और इससे हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं सर, हमारे मसाइल मजीद बढ़ गए हैं, मजीद कर्जा हमारे सर पर आ गया है। किसी करियाने की दुकान पर जाएं तो वहां पर भी आपको बाहर एक बोर्ड लिखा नजर आता है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। यानी उधार मांगते हैं तो शर्मिंदगी होती है। वो कहता है मुझे शर्मिंदा ना करें उधार मांगकर। यह भी कहते हैं नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। यह भी करियाने की दुकानों के बाहर लिखा नजर आता है। और यही बात शहबाज शरीफ साहब 2 दफा खुद भी हमें बता चुके हैं। किसे वो बाहर जाते हैं पैसे मांगने के लिए, उनको भी शर्मिंदगी होती है। और उससे पहले जो वजीर आजम साहब थे वो भी कहते थे नहीं जाऊंगा IMF के पास। ये पॉलिटिक्स है, ये बुनियादी सियासत है जो इकोनॉमी के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी सियासत करती है। तो शहबाज साहब पहले क्या कहते थे जरा सुने, इमरान खान साहब का तो हम नहीं चला पाएंगे। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम सारे खड़े होंगे, लेकिन पिछले 30 साल से हम क्यों नहीं खड़े हुए? यह सवाल तमाम सियासतदानों से पूछना चाहिए कि कर्ज लेने के बाद भी आखिर हम मजीद कर्ज के लिए क्यों भीख मांग रहे हैं? 1997 में कर्ज उतारो मुल्क संवारो की एक कैंपेन शुरू हुई थी। वहां से आज 2023 में कर्ज मिल गया, मुबारकबाद हो आप सबको।
सबको मुबारकबाद दी जाती है। यहां तक का सफर हमने तय किया है। कुछ खबरें निकाली 1997 में, कशकोल तोड़ देंगे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का ऐलान, फुल स्क्रीन पर दिखाएं ताकि सारों को नजर आए। कशकोल तोड़ देंगे नवाज शरीफ साहब का फिर ऐलान। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 15 करोड़ रुपए पाकिस्तान भिजवा दिए। यह भी उस $15 माफी चाहता हूं। कर्ज उतारो मुल्क सवारो शरीफ खानदान की जानिब से 1 करोड़ रुपया दिया गया। कर्ज उतारो मुल्क सवारो नवाज शरीफ की अपील पर लब्बैक, डॉलरों और रुपयों की बारिश। कर्ज उतारो मुल्क सवारो, सपूतों ने नोटों के ढेर लगा दिए। ये उस वक्त की हमारी पूरी कैंपेन थी। अगर आप बयानबाजी सुने उस वक्त की जो ये करते थे, और ये सिर्फ तनकीद नहीं है, ये एक रिकॉल है हमारा तारीख की तरफ जाने का, कि हमें पता था कि ये चीज हमारे मसले का हल नहीं है। अगर हमने मुश्किल से निकलना है तो हमें ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ये कशकोल तोड़ने पड़ेंगे। मुझे याद है परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, कशकोल तोड़ दिया है। 2013 की हुकूमत थी, उस वक्त भी पीएमएलएन की जानिब से कहा गया आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जब इलेक्शन आने वाले थे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने टीवी प्रोग्राम में आके कहा जी आईएमएफ के पास तो दोबारा जाना पड़ेगा हमें। लेकिन कशकोल तोड़ने की जो बयानबाजी है वो कोई नई नहीं है, बड़ी पुरानी बयानबाजी हम सुनते आ रहे हैं। कशकोल लेकर दुनिया के पास जाते कि हमारे पास पैसा नहीं है, इन्होंने कौम को भिखारी बना दिया है। मुझे ये कबूल नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम भिखारी नहीं है। गैरों की अफ्यून जो इमदाद की शक्ल मिलती है और उसके बदले में हमारी आजादी अगर चली जाए तो मैं इसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मेरी पार्टी, मेरा लीडर, हम इसके मुखालिफ हैं। अगर गैर मुल्की इमदाद और कर्जे हमारे मसाइल और हमारे दुखों का हल होते तो आज हमारे हालात तब्दील हो चुके होते। हमें एक बाइज्जत और खुद मुख्तार कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए गैर मुल्की इमदाद के सहारे से छुटकारे का कड़वा घूंट निगलना होगा। क्या उस मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, क्या उसका नेशनल प्राइड होगा जो कशकोल ले लेके दर दर जाता है। नेशनल प्राइड की बात हुआ करती थी, अफ्यून थी ये किसी इकोनॉमी के लिए, लेकिन अब बड़ी प्रोडक्टिव हो गई है। अब वजीर आजम साहब एक नया बात हमें बता रहे हैं कि ये बड़ी प्रोडक्टिव चीज है अगर कर्जों को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्जों को उतारती हैं और बेपनाह वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। सो ये अब एक नई फिलॉसफी है कि कर्जे लेती हैं कौमें और उससे करती हैं, लेकिन हम पिछले 20-25 साल में ये क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल आज भी हम सबको तंग करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हमें सब फॉर्मूलाज का पता है, हमें पता है कर्जों से मुल्क नहीं चल सकते, हमें पता है हमारे पे इतना कर्ज का बर्डन आ गया है, लेकिन हम फिर भी कर्जे ले रहे हैं, हम फिर भी खुशियां मना रहे हैं कर्ज लेने पर, मुबारक दे रहे हैं कि हमें कर्ज मिल गया है। लेकिन ये जो आईएमएफ है, जैसे आज कहा जा रहा है कि मुल्क तरक्की कर चुका है, पिछले 1 साल में क्या तनकीद, यानी हमारे अगर आप सोचें कि मिसाके मईशत क्यों होना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि पार्टियां तो हुकूमत ऑपोजिशन आपस में दस्तों गिरमा रहते हैं। जो भी ऑपोजिशन होगी बजट में सूखी रोटियां देंगे, दुपट्टे फेंकेंगे, तनकीद करेंगे, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। यहां तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर, उस पर साबिक फाइनेंस मिनिस्टर और पार्टी के अंदर अपनी पार्टी के तनकीद कर रहे थे। डार साहब जब मिफ्ता इस्माइल बने फाइनेंस मिनिस्टर तो क्या कहते थे, जरा सुने। आप 6 महीने जो थे इस फिस्कल ईयर के 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए? आप बातें करनी आसान होती हैं। आप जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? कितना किया था आपने जाने से पहले? जब मैंने टेक ओवर किया तो थिंग्स वर इवन वर्स। आईएमएफ भी मुझे फड्डा पड़ा, मेरा पड़ा उनसे, लेकिन मैंने उनको डील किया। आई नो हाउ टू कंप्लीट द प्रोग्राम। आईएमएफ को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल नहीं करना। आई हैव नेवर टेकन डिक्टेशन, आई विल नॉट टेक डिक्टेशन ऑन दीज अदारा। और इससे पहले आर्टिकल्स लिखे जाते रहे जिस पर मिफ्ता इस्माइल साहब, बल्कि पार्टी के बहुत से सीनियर रहनुमाओं ने ट्वीट्स किए मिफ्ता इस्माइल के हक में कि वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई थी इंटरनल। जब इसहाक डार साहब वापस ही मेड अ कमबैक तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी यही बयानबाजी करते रहे। आपने जाके उनको आंखें दिखाई और आपने उनसे जो आगे पीछे किया, सबको पता है कि डार साहब जो है वो गलती पे जा रहे हैं। इस वक्त आप अफोर्ड कर सकते हैं ये चीजें करना। हम तो पूरा अरेंजमेंट करके गए थे, तभी आईएमएफ ने पैसे दिए हैं। को पता होनी चाहिए कि 36 अरब डॉलर्स का पूरा इंतजाम हुआ था, तभी आईएमएफ ने पिछली किस्त दी। तो ये तनकीद आपस में भी चलती रहती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं खड़े होकर ये फैसले करने पड़ेंगे कि इस मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है, ताकि हम, आप और सब ये जानते हों कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, उसको ठीक कब तक करना है। यह ना हो कि गलतियां पुरानी जो हम 90 की दहाई की गलतियां हैं वही 2023 में भी दोहरा रहे हो, जो कि हम दोहरा रहे हैं।
आईएमएफ का प्रोग्राम रुक इसलिए गया, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम उनके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। वो आपसे कहते क्या? वो कहते हैं भाई सब्सिडीज नहीं देनी, आप बिजली अगर 10 रुपए यूनिट पड़ती है तो 10 रुपए में बेचें, आप पेट्रोल पे लेवी में पैसे बनाएं क्योंकि आप अदरवाइज पैसे नहीं बनाते, टैक्स कलेक्ट करें। आप सब्सिडीज पर हुकूमतें चलाते हैं, आप देखते हैं कि अगला इलेक्शन कैसे होगा, हम महंगाई ना कर दें, महंगाई होगी तो पेट्रोल बम के नारे लगेंगे। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी यहां पे आई कि हमने वक्त पर ठीक और जिसको आजकल मुश्किल फैसले कहा जाता है, वो मुश्किल फैसले हमने वक्त पर नहीं किए। हमने हमेशा हुडविंग करने की कोशिश की है, वो पंजाबी में कहते हैं फुद्दू लगाने की कोशिश की हमेशा कि हम आईएमएफ को लगा लें, एग्जेम्पशंस ले लें, आगे अगला कर्जा लेंगे, उस वक्त देखी जाएगी। इतने प्रोग्राम्स करने के बाद भी आज हम वहां खड़े हैं जहां पे कहा जा रहा था कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन हमारी खराबियां क्या है? हमारी खराबी यह है कि हमने निजाम ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक क्लिप में सुन रहा था, बड़ा दिलचस्प एक बात उन्होंने की। उन्होंने कहा हमने नॉन फाइलर की कैटेगरी बना दी। नॉन फाइलर क्या? वो लोग टैक्स ना दे, कोई गल नहीं जी, आप खाली बता दो मैंने टैक्स नहीं देना, ऐलान कर दो मैंने टैक्स नहीं देना, वो ठीक है। अभी भी मैं देख रहा था सुपर टैक्स किस पे लगाते हैं, और जी आप लोग जो नौकरी पेशा हैं, जो पैसे बना रहे हैं ना, उनके ऊपर और मजीद टैक्स लगना चाहिए। तो वो एक अक्सरियत जो बिजनेस करती है उस पर टैक्स कौन लगाएगा? रिटेलर्स के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा? दुकानदारों पर टैक्स कौन लगाएगा? एग्रीकल्चर पर टैक्स लगना है इस मुल्क में। लेकिन क्यों नहीं लगता? क्योंकि सब देखते हैं कि अगला हमारा इलेक्शन कहां से